हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है एचएससी कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा इकोनॉमिक्स का रिवीजन का सीरीज चालू हुआ है, तो रिवीजन में सबसे फर्स्ट वीडियो हम लोग ने स्टार्ट किया था फॉर्म्स ऑफ मार्केट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन सेकंड चैप्टर हम लोग ने लिया थर्ड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स का 8 मार्क्स का, जिसका वेटेज है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का बेस भी वो चैप्टर, इसलिए थर्ड ए आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लियर है। एंड देन हमारा सेकंड चैनल है एचएससी कॉमर्स, जहां पे हम लोग सिर्फ एचएससी कॉमर्स की ही बात करते हैं, मैथमेटिक्स, बीके एंड इकोनॉमिक्स का वहां पे ए टू जेड कंप्लीट तुम लोग को पूरे चैप्टर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं वहां पे कंप्लीट तुम लोग को ऑलरेडी एचएससी का वीडियो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्ग आंसर की बात करेंगे। तो मोस्टली इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर पूछे गए हैं, अदरवाइज शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। क्लियर है। तो जब मैं लॉन्ग आंसर कराऊंगा तो उसमें ऑलरेडी मैं शॉर्ट नोट्स भी बता दूंगा किस तरीके से आपको लिखने का और कौन से प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कितने मार्क्स के लिए। क्लियर है, ताकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते थर्ड बी की बात करते हैं, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपने डिमांड वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा तो फर्स्ट आप जाके डिमांड वाला कॉन्सेप्ट देखिए, क्योंकि उसी के बेस पे ये चैप्टर है। अब अगर आप थर्ड ए का वीडियो आपने कंप्लीट देखा रहेगा तो थर्ड ए पढ़ के आपको ये पता चलता है, वहां पे लॉ ऑफ डिमांड हम लोग ने देखा था। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया गया कि अगर आपकी प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड आपका डिक्रीज होता है, प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड आपका इंक्रीज होता है। चैप्टर में आप देखोगे पूरे चैप्टर में इसी की बात हुई थी, बट वो चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये न्यू चैप्टर अल्फ्रेड मार्शल को देना पड़ा। वहां पे क्वांटिटी की बात नहीं हुआ कि कितनी क्वांटिटी प्राइस में इफेक्ट आएगा, तो उसका इफेक्ट आपको क्वांटिटी डिमांड में दिखेगा। मतलब कितना चेंज आप प्राइस में कर रहे हो कि तो उसका इफेक्ट आपको, उसका इंपैक्ट जो आपको क्वांटिटी डिमांड पे दिखेगा वो कितना होना चाहिए। ये जो मीन्स कितना वर्ड आया, हाउ मच परसेंटेज, हाउ मच कितना चेंजेस आया, जिसकी वजह से ये चैप्टर को देना पड़ा कि कितने का इफेक्ट आएगा, ये चैप्टर बताने वाला है हमको। तो यहाँ पे पहले तो बात करेंगे, पहला एक लॉन्ग आंसर लिया मैंने टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ऑलरेडी रिवीजन है तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, 3 टाइप्स है इसके, प्राइस, इनकम एंड क्रॉस है। तो लॉन्ग आंसर आया तो देखो मार्च 2016 एंड 20 में डायरेक्टली 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इलास्टिसिटी का मीनिंग लिखना है, डिफाइन याद हुआ तो डिफाइन बेस्ट है, देन आपको इसके जितने भी तीनों टाइप्स है तीनों टाइप्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। क्लियर है। तो इलास्टिसिटी के पहले मीनिंग देखते हैं। तो इलास्टिसिटी की मीनिंग भी आपकी ऑलरेडी 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था मार्च 2018 में। जब आपका कोई भी मीनिंग डिफाइन या एक्सप्लेन वाला पार्ट पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए, तो 4 पॉइंट में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो 4 पॉइंट्स ऑलरेडी बना दिए हैं। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब समझ लेते हैं। The term elasticity means responsiveness of one variable to change in another variable। मतलब बोल रहा है सिंपल सा, कितना रिस्पॉन्ड आएगा वन वेरिएबल में चेंज होने की वजह से दूसरे वेरिएबल में। लाइन देखते, द टर्म इलास्टिसिटी मीन, इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्सिवनेस, कितने का रिस्पॉन्ड आएगा किसमें, इन वन वेरिएबल टू चेंज इन द अनदर वेरिएबल। अगर एक और अदर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो अब इसमें एग्जांपल ले लो, कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये जो वन वेरिएबल की बात हो रही थी यहाँ पे, उसमें आ गया क्या, क्वांटिटी डिमांडेड में कितने का रिस्पॉन्ड आएगा, किसकी वजह से, टू चेंज इन इट्स प्राइस, या तो प्राइस चेंज हो रहा है और एनी अदर फैक्टर, या कोई और फैक्टर में चेंजेस हो रहा है। तो इलास्टिसिटी का मतलब सिंपल सा हो गया भाई, कितने का रिस्पॉन्ड होगा क्वांटिटी डिमांड में, किसकी वजह से, प्राइस की वजह से या फिर कोई अदर फैक्टर की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी इज ए कॉन्सेप्ट टू मेजरिंग हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड। देखेंगे मीनिंग वही आ रहा है बार बार, हाउ मच, कितने का इफेक्ट आएगा किसमें, क्वांटिटी डिमांड में, किसकी वजह से रिस्पॉन्ड आएगा, ड्यू टू चेंजिंग द प्राइस, प्राइस या फिर अदर फैक्टर की वजह से आप बोल सकते हो। क्वांटिटी डिमांड में कितने का रिस्पॉन्ड आता है, ये हमारा बताता है इलास्टिसिटी मींस प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट बताता है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, कितने टाइप्स है,
प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी है ऑलरेडी। तो प्राइस इलास्टिसिटी नाम ही बोल रहा है कि भाई जो क्वांटिटी डिमांड में जो रिस्पॉन्ड होने वाला है किसकी वजह से होने वाला है, प्राइस की वजह से होने वाला है। क्लियर है, तो वो हमारा होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट क्या है, इनकम इलास्टिसिटी, मतलब जो डिमांड में रिस्पॉन्ड होने वाला है वो किसकी वजह से होने वाला है, इनकम की वजह से होने वाला है। लास्ट है क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है सब्स्टिट्यूट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जहां पे होते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट्स मींस टी एंड कॉफी। आप देख सकते हो कि एक गुड्स के प्राइस में इफेक्ट होएगा तो दूसरे के डिमांड में इफेक्ट हो जाएगा, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ऑलरेडी आपको रिवीजन सीरीज है तो ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत तो किया रहेगा, तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहेगा। तो चलिए अब ये तीनों टाइप को हम लोग डिटेल में देखते हैं। तो टाइप्स की बात करते हैं, हम लोग ने मीनिंग पार्ट देख लिया, अब टाइप्स की बात करते हैं। तो फर्स्ट टाइप्स हमारा नाम क्या मैंने बताया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रेजेंटेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आप आंसर लिख रहे हो, जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हो, उसको किस तरीके से हाईलाइट करोगे। क्लियर, तो जो मैंने यहाँ पे आंसर रिप्रेजेंट किया है, आपको लास्ट में आंसर भी दिखाएंगे किस तरीके से आपको बोर्ड में लिखना है आंसर। तो यहाँ पे जो प्राइस इलास्टिसिटी आप लिखोगे तो उसमें एटलीस्ट उसका 3 to 4 पॉइंट्स आप ऐड करोगे, पॉइंट्स में लिखना है आपको। जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे बताऊंगा किस तरीके से लिखना, पॉइंट्स आपको बनाने का है। सेम इनकम एंड क्रॉस। तो प्राइस एंड इनकम की अगर मैं बात करता हूँ तो दोनों ये जो प्राइस और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चलते हैं वो साथ में चलते हैं। क्लियर, थोड़ा सा चेंजेस चलेगा इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे इनका फॉर्मूले की बात की है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है आपको, बट एग्जाम में आपको पहले मीनिंग लिखना है देन फॉर्मूला लिखना है। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले फॉर्मूला को लिया है देन मीनिंग लिया, तो आपको इजी समझ में आ जाएगा किस तरीके से। अब प्राइस में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि प्राइस में क्या होता है कि इस जो चैप्टर में दिया था क्वांटिटी की बात किया था, कितनी क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आएगा, किसकी वजह से इफेक्ट आ रहा है, प्राइस की वजह से। तो फॉर्मूला जो हमारा बना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड प्रोपोर्शनेट मींस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है, यहाँ पे ध्यान देना, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना परसेंटेज का चेंज हुआ है क्वांटिटी डिमांड में, किसकी वजह से हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर हो गया फॉर्मूला। इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म है आप उसको उसमें किस तरीके से लिखोगे, देखो आप, परसेंटेज चेंज। क्लियर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है, ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म हुआ। दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हो, मैंने हर फॉर्म में लिख के रखा है यहाँ पे। एडी कैसे निकालोगे आप, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय क्यू, मीन्स यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय क्यू। मीन्स डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड। क्लियर है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड कितना आपका, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस ऑफ कमोडिटी। क्लियर है, उसको दूसरे फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, ये मैथ्स का फॉर्म दिया गया कि भाई अगर कोई चीज आपको प्रपोर्शन में दिया तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो। देखो इधर फर्स्ट हमारा जो पार्ट है मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी ओरिजिनल क्वांटिटी, उसको लिख लो। और ये जो दोनों अपॉन में रहते हैं मींस प्रपोर्शन में जो रहते हैं आप उसको क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस मींस होता है इनवर्स कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो आप। तो पी आपका ऊपर हो जाएगा, डेल्टा क्यू आपका नीचे हो जाएगा। तो ये मैथ्स का लॉजिक है भाई। अगर सिंपल सा वर्डिंग में ये कि अगर आप कोई भी चीज आप मींस आपको प्रपोर्शन में दिया, मींस प्रपोर्शन मींस होता है भाई 4 बार बटे में दिया, 4 बार अपॉन में दिया, तो आप 2 बार जो भी रहेगा सेम लिखो, और जो नीचे के 2 रहते हैं मींस प्रपोर्शन में जो रहते हैं उसको आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो, ये बन जाता है। अब फॉर्मूले के बेस पे आपका क्या बन जाएगा, मीनिंग पार्ट बन जाएगा। मीनिंग पार्ट में देखिए ना मैंने क्या ऐड किया, सिर्फ यहाँ पे रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज, रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज। जो प्रपोर्शनेट वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है इसी वजह से हुआ है। फॉर्मूला आप देख रहे हैं, प्रपोर्शनेट वर्ड यूज हुआ है, इसको मीन्स उसका होता है समानुपात। क्लियर है, समानुपात वर्ड होता है। प्रपोर्शनेट चेंज किस्म के में चेंज होने की बात कर रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड में ड्यू टू या मींस प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये जो क्वांटिटी डिमांड के क्वांटिटी डिमांड में प्रपोर्शनेट चेंज हो रहा है, किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि प्रपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो रहा है। क्लियर है, तो मीनिंग पार्ट देखो ना आप कैसे बना, फॉर्मूले के बेस पे ही बना, सिर्फ आपको ऐड क्या किया गया, प्रपोर्शनेट वर्ड ऐड किया गया। तो मीनिंग देखो, तो देखते क्या बना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers price elasticity of demand means is a ratio of proportionate change in quantity demanded of a commodity is proportionate change in price of commodity।
क्लियर है, मीन्स फॉर्मूले के बेस पे बना। आप देखना सिर्फ ये वर्ड आपको ऐड करना है, प्रोपोर्शनेट चेंज, दोनों जगह पे। क्लियर है, और प्रोपोर्शनेट वर्ड क्यों लगा वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो देखो इधर फर्स्ट पॉइंट आपका क्या रहेगा, देखो फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग रहेगा, लेकिन मीनिंग आपको इसलिए नीचे रखा है ताकि आपको पहला फॉर्मूले के बेस पे आप इसको इजीली मीनिंग बना सको। पॉइंट नंबर 2 आपका ये रहेगा फॉर्मूला। फिर इसी के अंदर आप सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ये एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखाना है तो वो भी दिखा सकते हो आप। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हो तो आपके जो अदर फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स वगैरह, तो ये जो रहते हैं ये क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तो मैंने लाइन क्या लिखा है, अदर फैक्टर्स सच एज इनकम, साइज ऑफ पॉपुलेशन, फैशन, हैबिट्स अज्यूम टू कांस्टेंट। क्या अजम्पशन लेना है, इसका कांस्टेंट लेना है, आपको ध्यान में रखना। मैंने बताया आपको कांस्टेंट लेना है। जब आप प्राइस की बात करो तो अदर जो आपके फैक्टर है उसको आप क्या लो, कांस्टेंट का अजम्पशन लो। 5 टाइप्स इसके, अब लिख देने का, प्राइस इलास्टिसिटी में है 5 टाइप्स। कितने टाइप्स आपको दिए गए, 5 टाइप्स। नेक्स्ट जो वीडियो लॉन्ग आंसर का हमारा रहेगा इसी के ऊपर है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड रिलेटिवली इन इलास्टिक। मीन्स आपका यहाँ पे 5 टाइप है, 5 टाइप आप बोल सकते हो, या फिर आप उसको जगह पे 5 वैल्यूज बोल सकते हो इसको। क्लियर है। जब आप 5 टाइप्स पढ़ोगे तो इसमें पता चलेगा आपको कि ये वैल्यूज है कहाँ से लिखे गए। तो अगर 5 टाइप्स आपको लिखना है 5 टाइप्स लिखो, नहीं तो 5 वैल्यूज आप लिख दो कि जो प्राइस इलास्टिसिटी उसकी कितनी वैल्यूज है, तो 5 वैल्यूज है टोटल। पहला क्या है आपका, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, 0, 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। इसका डिटेल मैंने आपको बताया कि जब प्राइस इलास्टिसिटी का टाइप्स आप पढ़ोगे तो डिटेल मैं वहां पे ऑलरेडी बताऊंगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपका वैल्यू उसको याद रखने है कि उसकी 5 वैल्यू है टोटल। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से देखो, अगर आप पॉइंट में लिख रहे हो इसको तो आपके पास 4 पॉइंट्स इजिली बन जाएंगे। क्लियर है। 4 में आप कोई भी दोनों में से एक यूज करना। क्लियर है, दोनों यूज करना है, कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। एक करना है तो एक कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पॉइंट्स आपके ज्यादा हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या बनाया, मैंने मीनिंग पार्ट बना दिया। सेकंड हमारा फॉर्मूला, फॉर्मूले में आपने सिंबॉलिक फॉर्म में भी दिखा दिया। थर्ड आपने बता दिया कि जो प्राइस की मैं बात करूंगा, प्राइस इलास्टिसिटी की बात करूंगा, तो अदर फैक्टर को क्या लूंगा मैं, अजम्पशन मींस अज्यूम करूंगा कांस्टेंट है। फोर्थ में उसकी वैल्यूज दिखा दो, नहीं तो अदरवाइज आप क्या दिखा दो, उसमें टाइप्स दिखा दो। अब मैं इनकम की बात करूंगा। इनकम देखो ना, आप अगर प्राइस क्लियर किया तो आप इनकम इजीली क्लियर करो। जहां पे आपने प्राइस वर्ड यूज किया था वहां पे आप इनकम कर दो। मतलब अब यहां पे जो क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इनकम की वजह से आएगा। तो देखो ना, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपका तो सेम है, क्वांटिटी डिमांड में यहां पे भी इफेक्ट आएगा। किसकी वजह से यहां पे आ रहा था, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बट यहां पे क्या लिखा मैंने, परसेंटेज चेंज इन इनकम, इनकम की वजह से। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, एडी यहाँ पे परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज प्राइस। तो प्राइस को हटा के आप क्या लिख दो, इनकम। तो इनकम को वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है। तो जो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बना था, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू, ये तो सेम रहेगा, बट डेल्टा पी अपॉन में पी मींस जहां पे आपका प्राइस है वहां पे सिर्फ इनकम आप ऐड कर दो। मींस यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे पी मैंने लिखा है डेल्टा वाई अपॉन में वाई। क्लियर है। तो यहाँ पे भी आप चेंज कर दो। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला भी यहाँ पे क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। देखो ना, सेम मीनिंग भी मैंने कॉपी किया है। यहाँ पे भी मैंने बोला था कि सिर्फ क्या करना है आपको, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू मींस प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। बट यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कंज्यूमर्स इनकम। सिर्फ प्राइस की जगह पे आप क्या ऐड कर दो, इनकम से ऐड कर दो यहाँ पे। थर्ड देखो ना, कॉपी किया गया, सिर्फ एक चेंजेस आपको इंपॉर्टेंट चेंजेस करना है। जब आप प्राइस की बात करो तो प्राइस को छोड़ के अदर फैक्टर को कांस्टेंट करो, मतलब इनकम भी लिख सकते हो। बट जब आप इनकम लिखोगे तो इनकम यहां मत लिख देना, यहाँ पे प्राइस लिखना। मतलब इनकम को छोड़ के जो आपके अदर फैक्टर्स होते हैं, इनकम को छोड़ के प्राइस भी आप लिख सकते हो। प्राइस, फैशन, टेस्ट, साइज ऑफ पॉपुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप थर्ड पॉइंट देखो ना, थर्ड पॉइंट तो मैंने सेम कॉपी किया, सिर्फ एक एग्जांपल को मैंने क्या लिखा है, जब मैं प्राइस की बात करता हूं तो मैंने इनकम लिख दिया, जब मैं इनकम की बात करता हूं तो मैंने प्राइस लिख दिया। क्लियर है। यहां पे मैंने क्या लिखा था, इसकी कितनी वैल्यूज है, 5 वैल्यूज है, बट यहां पे कितने है, सॉरी टाइप्स की पहले बात किया तो टाइप्स देख लेते हैं आपके। इसके कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्लियर है। पॉजिटिव मींस होता है भाई जिसपे इनकम की वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, मींस इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारे नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में हमारा पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी आता है। एंड इंफीरियर गुड्स मैंने बताया था, इंफीरियर गुड्स मींस आप बोल सकते हो लो क्वालिटी के जो हमारे गुड्स है, उस केस में जो आपका
इनकम इलास्टिसिटी वो कौन सा रहता है, निगेटिव रहता है। जीरो इनकम इलास्टिसिटी मतलब आपकी इनकम तो इंक्रीज हुआ बट जो आपका डिमांड है वो जीरो ही रहा। तो इसमें एग्जांपल मैंने सॉल्ट का लिया है, तो ऑलरेडी आपने देखा रहेगा सॉल्ट के केस में क्या होता है, हमारी इनकम बढ़ी तो थोड़ी ना आप सिंपल सा नमक ज्यादा थोड़ी ना परचेस करोगे, जितना आपके घर में जरूरत है उतना ही परचेस करोगे। तो इस केस में जीरो इनकम इलास्टिसिटी इसको बोला जाता है। तो मतलब यहाँ पे 3 टाइप आप लिखो, एग्जाम्पल लिख दिया इनफ है, इस तरीके से आपने हाईलाइट किया इनफ है। या फिर आप अगर वैल्यूज की बात करते हो तो वैल्यू की बात करोगे तो देखो ना, वैल्यू यहाँ पे फायदा यहाँ पे कितना आपको दिख रहा है, 4 दिख रहा है। मींस यहाँ पे इनफाइनाइट ऐड हुआ था तो इनफाइनाइट यहाँ से नहीं रहेगा, क्योंकि इनकम में इनफाइनाइट तो वर्ड तो आएगा ही नहीं। मींस इनकम थोड़ी ना इनफाइनाइट होने वाला, तो यहाँ पे सिर्फ इनफाइनाइट हटाओ, बाकी ये 4 यहाँ पे कॉपी कर दिया। मींस आप वैल्यूज लिखो या फिर टाइप्स लिखो, या फिर मैंने बोला आप दोनों भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होता है। तो इनकम प्राइस एंड इनकम आपको साथ में ध्यान में रखना है। फर्स्ट मैंने आपको मीनिंग पार्ट बता दिया, तो मीनिंग पार्ट भी आप देखोगे मैंने बोला कॉमन है, सिर्फ जहां पे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी था वहां पे आप इनकम ऑफ द कमोडिटी इनकम ऑफ द कंज्यूमर सिर्फ ऐड कर दो। मीनिंग की बात करो तो मीनिंग सॉरी इसका फॉर्मूलेस की बात कर अगर मैं करता हूं तो फॉर्मूला देखो, आप कॉपी है जिस जहां पे प्राइस था आप वहां पे इनकम कर दो। सेम यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में भी वही करो, जहां पे आपका पी है वहां पे आप वाई डालो, मींस इनकम डालो। थर्ड पॉइंट मैंने कॉपी कर दिया, अदर फैक्टर वाला सिर्फ याद रखना, जब प्राइस की बात करूंगा तो इनकम लिखूंगा, इनकम की बात करूंगा तो प्राइस लिखूंगा। फोर्थ में आप चाहे वैल्यूज लिखो चाहे टाइप्स लिखो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, दोनों लिखना है दोनों लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं हो रहा है। क्रॉस की बात करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका मतलब भी मैं पहले क्लियर कर दूं तो आपको फटाफट ये क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो क्रॉस की बात करते हैं तो क्रॉस कहां पे पॉसिबल है, क्रॉस इलास्टिसिटी कहां पे पॉसिबल है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी जहां पे आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री आपके गुड्स है वहां पे ये पॉसिबल है। सब्स्टिट्यूट्स मतलब मैंने बताया था, टी एंड कॉफी का एग्जांपल मैंने दिया था, पेप्सी एंड कोला का एग्जांपल दिया था, ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, मतलब एक प्रोडक्ट के प्लेस पे मींस जगह पे मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के मैंने बात किया था, तो वहां पे मैंने क्या बताया था, 2 गुड्स रहेंगे एक साथ डिमांड किए जाएंगे फॉर ए सिंगल बॉन्ड्स के लिए। एग्जांपल मैंने देखा बताया था, जैसे मुझे लिखना है तो मुझे क्या चाहिए, पेन, मींस यहाँ पे मार्कर चाहिए, बोर्ड चाहिए, क्लियर है। आपको लिखना है तो आपको क्या चाहिए, पेन चाहिए, पेपर चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे एक ही बॉन्ड से हमारी बट सेटिस्फाई होती है, ये है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी पाई जाती है। इसमें होता क्या है, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, टी का प्राइस बढ़ा, मींस चाय की प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड का कॉफी का डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, मतलब कुछ कस्टमर यहाँ के जा रहे हैं कॉफी वाले के पास, तो कॉफी का प्राइस तो सेम था बट डिमांड उसकी खुद बढ़ गई, क्यों, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट्स गुड्स में उसका प्राइस का चेंजेस कर दिया है, क्लियर है। प्राइस अगर सब्स्टिट्यूट्स का बढ़ा तो बेनिफिट सामने वाले को, मींस सब्स्टिट्यूट गुड्स को मिलने वाले हैं। तो मीनिंग एकदम सिंपल हो गया। फॉर्मूला पहले देख लेते क्या है, फॉर्मूला देखो ना, आप सिंपल सा प्राइस वाला आप सिर्फ कॉपी कर दो यहाँ पे, बट एक इंपॉर्टेंट चेंजेस आपको करना है, परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ए देखना है, वहां पे कमोडिटी की बात करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला 2 कमोडिटीज आपकी रहेंगे सब्स्टिट्यूट्स वाले, तो कमोडिटी ए, और जो प्राइस में चेंजेस हो रहा है किस में हो रहा है, कमोडिटी बी में, मतलब टी में के प्राइस में चेंजेस हुआ तो क्वांटिटी डिमांड कॉफी का चेंज हो गया, क्लियर है। सिंबॉलिक फॉर्म आप देख लो, सेम उसी तरीके से लिखा गया है, वही का मींस प्राइस वाले का आप कॉपी कर दो यहाँ पे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी बी, उसको सेम आप फॉर्मूलेस बना सकते हो, उसी के बेस पे मैंने दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बनाए हैं। अब बात करते हैं इसका मीनिंग कैसे बनाओगे, तो मीनिंग इसका सिंपल है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू, जो क्वांटिटी डिमांड वन कमोडिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू किसकी वजह से, चेंज इन प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, क्योंकि किसी और के प्राइस में चेंजेस हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज फाउंड इन द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एज वेल एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो आपका क्रॉस इलास्टिसिटी का केस है, कहां पे मिलेगा आपको, सब्स्टिट्यूट गुड्स, अदरवाइज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में मिलेगा। नेक्स्ट आप पॉइंट नंबर 4 में आप क्या कर सकते हो, एग्जांपल दिखा सकते हो, प्राइस ऑफ, अगर टी का प्राइस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो कॉफी का डिमांड भी देखो आप हाई हो रहा है, क्लियर है। 3 टाइप्स की, यहाँ पे भी आपके सेम 3 टाइप्स ही है, पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, निगेटिव क्रॉस एंड जीरो क्रॉस। तो पॉजिटिव क्रॉस कहां पे पॉसिबल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में पॉसिबल ही रहता है, पॉजिटिव ही रिजल्ट मिलता है। टी एंड कॉफी का एग्जांपल मैंने बात किया। कॉम्प्लीमेंट्री में निगेटिव रहता है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो, टी एंड शुगर का देख सकते हो, कार एंड फ्यूल का देख सकते हो, ये हमारी कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड है।
एंड लास्ट है जीरो, मीन्स नॉन रिलेटेड गुड्स, जो रिलेटेड ही नहीं है एक दूसरे का, जैसे मैंने एग्जांपल लिया TN बुक्स का एग्जांपल लिया। तो यहाँ पे भी आप देखो ना 4 to 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। 8 मार्क्स के लिए जब आएगा तो आपको कॉमन सी बात है भाई, डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा टॉपिक। तो जैसे मैंने बताया इलास्टिसिटी का आपको क्या करना है, मीनिंग पार्ट ऐड कर देना है। मीनिंग पार्ट डिफाइन आपको याद है तो डिफाइन बेस्ड है, फिर उसके बाद टाइप्स आपको बताना है, और हर टाइप्स का मैंने बताया मिनिमम 4 पॉइंट्स आपको रखना है। मैंने यहाँ पे कुछ में 5 रखा है, तो आपको एटलीस्ट 4 पॉइंट आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो ये आपका इस चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग आंसर कवर हो जाता है। और इसी में आपका जो शॉर्ट नोट्स का टॉपिक रहेगा, शॉर्ट नोट्स में इस चैप्टर से तो मेथड में पूछा गया है, इसमें से तो शॉर्ट नोट्स अभी तक कभी पूछा नहीं गया। क्रॉस इलास्टिसिटी आपका ये वाला पार्ट पूछा गया, तो क्रॉस में देखो ना, आपको एक्स्ट्रा मैं आगे वीडियो लेंदी नहीं करूंगा, इसमें ही बता देता हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलरेडी बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे क्रॉस इलास्टिसिटी आपको डिफाइन एक्सप्लेन वाले पार्ट में पूछा जाता है। तो देखो ना, पॉइंट से ही आप उठा के वहां पे कॉपी कर दो, मीन्स आपने लॉन्ग में ऑलरेडी उसका प्रिपरेशन किया है, तो इसका बेनिफिट मेरे को डिफाइन और एक्सप्लेन वाले पार्ट में मिलेगा। मीन्स यही 4 पॉइंट उठा के आप वहां पे डिफाइन एंड एक्सप्लेन वाले पार्ट में आप लिख दोगे, तो पूरा मींस 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लेंदी नहीं करेंगे, पूरा लॉन्ग आंसर ही जितना बोर्ड से पूछा जाता है लॉन्ग आंसर मैं बता दूंगा। फिर देन ऑलरेडी बोर्ड में कौन कौन सा क्वेश्चंस बोर्ड में प्रीवियस ईयर के पूछा गया था वो भी मैं इसी वीडियो में बताते रहूंगा। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखते हैं हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये यहाँ पे मैंने एकदम इजी मेथड देखा है कि मतलब जो मैंने मेन चीज है उसका मैंने मीन्स शॉर्ट ट्रिक एकदम अपनाया है, और ऑलरेडी मीन्स इसका पूरा डिटेल मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वीडियो के एंड में, मीन्स ये क्वेश्चन के एंड में यहाँ पे मेंशन करूंगा किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। बट ये आपका क्या रिवीजन सीरीज है, तो मैंने रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एकदम शॉर्ट ट्रिक में किया है कि मीन्स किस तरीके से आपको रिवाइज करना है। क्लियर है? तो ये जो वीडियो बनाने का पर्पज जो है उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने इससे पहले टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है, उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देख लिया किसके कितने टाइप्स है, 5 टाइप्स है। कैसा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक एंड इलास्टिक। क्लियर है? मीन्स 2 इलास्टिक है, 2 इन इलास्टिक यानी यूनिटरी इलास्टिक है। क्लियर है? अब पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर में कभी ये पूछा गया था क्वेश्चन, अक्टूबर 2014, 15, 18 एंड मार्च 2018। क्लियर? तो मार्च की मैं बात करूं तो मार्च 2018 में था, बाकी के जो एग्जाम्स हुए थे हमारे अक्टूबर वाले बैच पे या फिर जुलाई वाले बैच में, उसमें 14, 15 एंड 18 में हुआ था ये क्वेश्चन। क्लियर है? और ये क्वेश्चन डायरेक्टली 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो टाइप्स की बात करें, देखिए ना मेरा टाइप्स क्लियर हो गया। क्लियर है? अब अगर मीनिंग पार्ट की मैं बात करता हूं तो आप डायरेक्टली मीनिंग अगर करते हो आपने किया है तो बेस्ट है, आपको समझ जाएगा। बट मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे हम लोग ने डिमांड में देखा था कि अगर प्राइस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, प्राइस अगर हमारा फॉल्स होता है तो प्राइस अगर फॉल्स हुआ तो डिमांड क्या होता है, इंक्रीज होता है। बट जो डिमांड वाले कॉन्सेप्ट में था उसमें सिर्फ इतना हम लोग ने पढ़ा था कि अगर प्राइस फॉल्स हुआ तो डिमांड हमारा इंक्रीज होता है, या फिर प्राइस अगर इंक्रीज हुआ तो डिमांड हमारा डिक्रीज होता है। बट कितनी क्वांटिटी में होता है वो चैप्टर में हम लोग ने देखा नहीं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, आप कुछ आइडिया चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हो कि अगर हमारा प्राइस 10% डिक्रीज होता है तो डिमांड इनफाइनाइट चेंज होगा क्या? प्रैक्टिकल की बात करते हो तो प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई कि आपका कुछ परसेंट प्राइस में डिक्रीज हो जाए तो जिसकी वजह से आपके प्राइस में इनफाइनाइट चेंज आ जाएगा, कि इतना चेंज जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। तो ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल, तो मीन्स ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? तो ये पहला टाइप मैंने बता दिया थ्योरेटिकल है। ऐसा पॉसिबल है क्या प्राइस में चेंजेस हुआ, प्राइस अगर 10% डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड में 0% का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। मैंने एग्जांपल दिया था सॉल्ट वाले केस में, नमक वाले केस में एग्जांपल दिया था। नमक हम लोग क्या करते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से परचेज करते हैं। अगर उसकी प्राइस कुछ कम नहीं हो जाए, ज्यादा हो गई है, तो इससे हम लोग क्या करते हैं, डिमांड पे हमारे क्या होता है, 0 इफेक्ट पड़ता है। ये केस पॉसिबल है। प्राइस अगर हमारा 10% डिक्रीज हुआ तो डिमांड हमारा 10% इंक्रीज हुआ, पॉसिबल है भाई कि सेम हो सकता है। प्राइस जितना डिक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांड हमारा उतना इंक्रीज हुआ, मतलब ये भी केस हो सकता है। या उसका अपोजिट हो सकता है, प्राइस अगर हमारा 10% डिक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड 25% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जितना हमारा प्राइस डिक्रीज हुआ, प्राइस पे जो इफेक्ट हुआ, अगर मैं उसका कंपेयर डिमांड से करता हूं तो डिमांड हमारा ग्रेटर चेंज हो रहा है, डिमांड में ग्रेटर चेंज हुआ है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस आपका कम
डिक्रीज हुआ मींस 10% हुआ, डिमांड कितना हुआ बट आपका ग्रेटर चेंज हुआ उसमें। लास्ट उसका अपोजिट है, प्राइस में आपका 25% का डिक्रीमेंट बट डिमांड आपका क्या है 10% का ही इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी केस पॉसिबल है। पहले देखो 5 टाइप के एग्जांपल दिए, एग्जांपल आप समझने की कोशिश करो मैंने क्या बोला। मैंने फर्स्ट केस पे बताया अगर प्राइस डिक्रीज हो रही है तो इनफाइनाइट चेंज हो रहा है, सेकंड केस बताया प्राइस आपकी डिक्रीज हो रही है बट नो इफेक्ट इन द क्वांटिटी डिमांड, थर्ड बताया इक्वल चेंज होता है, फोर्थ बताया मैंने ग्रेटर चेंज हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड में, फिफ्थ उसका अपोजिट लिया भाई लेस देन चेंज होएगा क्वांटिटी डिमांड में। एग्जांपल अगर आपको क्लिक हो रहा है, समझ रहे थोड़ा सा, तो मीनिंग पार्ट पे आते हैं। तो मीनिंग पार्ट देखिए क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में मैंने क्या लिखा, प्राइस में चेंज हो रहा है बट जो डिमांड में चेंज हो रहा है कितना चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट चेंज हो रहा है। इनफाइनाइट मींस आप जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, इतना चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मींस क्या होता है भाई, स्मॉल चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब सिंपल से वर्डिंग में क्या बोलना चाहते हैं, प्राइस में छोटा सा चेंज होता है, प्राइस में चेंज होएगा तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड पे इंपैक्ट पड़ेगा वो इनफाइनाइट चेंज का पड़ेगा। तो ये मैं बता दूं कि ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ये भी माइंड में क्लिक कर दो। नेक्स्ट बात करता हूँ प्राइस, सेकंड वाले में बात करता हूँ। तो एग्जांपल से देखो एकदम इजीली क्लियर होगा। इसमें क्या बात किया था, प्राइस में 10% का डिक्रीज, तो डिमांड कितना, जीरो इफेक्ट। जीरो इफेक्ट मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, तो मैं सिंपल से बोल सकता हूँ भाई चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांड पे आपका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब परफेक्टली इलास्टिक की क्या बात किया मैंने, प्राइस में चेंज हुआ, इनफाइनाइट चेंज हुआ, तो हमारा हो गया परफेक्टली इलास्टिक की बात कर दिया। इन इलास्टिक में उसका अपोजिट बोल दिया भाई, नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर है। यूनिटरी इलास्टिक, ये मिडल में, तो नाम भी देखो मिडल में, तो आप याद रखना इक्वल चेंज की बात करते हैं। एग्जांपल में देखा 10% अगर आपकी प्राइस डिक्रीज हो रही है तो डिमांड आपकी 10% इंक्रीज होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। मींस इक्वल चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एज वेल एज क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब दोनों में इक्वल चेंज ही होने वाला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक दोनों अपोजिट चलता है। एग्जांपल देखो, आपको आइडिया चला होगा कि प्राइस में यहाँ पे क्या हो रहा है, कम चेंजेस हो रहा है, डिमांड में ज्यादा चेंजेस हो रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल सा, ग्रेटर चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब सिंपल सा कि प्राइस में आपका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, वो कम है कंपेयर में करूंगा अपना डिमांड से, तो मतलब डिमांड हमारा ज्यादा रहेगा, प्राइस हमारा कम रहेगा। लास्ट उसका अपोजिट आप बोल दो, लेस देन इफेक्ट पड़ेगा आपका डिमांड पे इफेक्ट कंपेयर टू प्राइस की मैं बात करूंगा, तो प्राइस आपका कितना 25%, डिमांड आपका 10% है। क्लियर है। तो देखो आप जब इसको एक्सप्लेन करोगे तो पहला पॉइंट हमारा मीनिंग पार्ट बनेगा, सबका मीनिंग पार्ट क्लियर होगा। सेकंड आप ईडी देखो, मैंने ईडी सबका रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पे देखो डिमांड में क्या इतना इफेक्ट पड़ रहा है, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ईडी आपका इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या डिमांड इफेक्ट पड़ा है, जीरो, तो जीरो इफेक्ट, तो आपका ईडी क्या हुआ, जीरो। क्लियर। नेक्स्ट आपका ईडी 1 है, 1 कैसे आया आपका 10 है, तो देखो सेम चेंजेस हुआ तो 1 है। नहीं तो आप फॉर्मूले में भी अप्लाई करके देख लो ना, आपका डिमांड डिवाइड बाय प्राइस 10 डिवाइड बाय 10 तो कितना आएगा, मेरा 1 आएगा। अब यहाँ की बात करता है ईडी, तो आपका फॉर्मूला क्या 25 डिवाइड बाय 10, मतलब डिमांड डिवाइड बाय क्वांटिटी रहता है, ये आप ध्यान रखना, डिमांड डिवाइड बाय प्राइस रहता है। तो आपका देखो ना डिमांड कितना है 25, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो डिमांड हमारा कितना है 25 डिवाइड बाय 10, तो ये हमारा कितना है 2.5। क्लियर है। 2.5 मतलब हमारा ईडी जो है 1 से ज्यादा है, मींस ग्रेटर देन 1 है हमारा। क्लियर हो गया। और सिंपल से इसमें याद भी रखना आपको, प्राइस से अगर ज्यादा इफेक्ट आपका हो रहा है, डिमांड ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, तो आपका ईडी ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है। लास्ट उसका अपोजिट है, 10 डिवाइड बाय 25 करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब ये लेस देन 1 हो गया आपका, मतलब ये दोनों अपोजिट चलते हैं। क्लियर है। तो ईडी आपका क्लियर हो गया रहेगा। ईडी आपका पहले में क्या है, पहले में नॉट डिफाइंड है, दूसरे में 0 है, तीसरे में इक्वल रहता है क्योंकि इक्वल चेंज होता है। नेक्स्ट वाले में क्या है, ग्रेटर देन 1 है क्योंकि आपका क्वांटिटी डिमांड ग्रेटर चेंज होता है कंपेयर टू प्राइस से अगर करोगे। तो लास्ट वाले में क्या है, आपका लेस देन 1 है, मतलब आपका उस केस में प्राइस ज्यादा रहेगा, क्वांटिटी डिमांड कम रहेगा। अब डायग्राम पार्ट की बात करो, डायग्राम देख लो आप क्या है, लास्ट में आपका डिमांड कर्व क्या बोलता है। तो डायग्राम की पहले मैं बात करता हूँ। डायग्राम आपको याद होना चाहिए, वाई एक्सिस पे आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी रहता है एंड एक्स पे आपका क्या रहता है, क्वांटिटी डिमांड आपका रहता है। तो प्राइस में क्या लिखा मैंने, चेंज हो रहा है। डिमांड में कितना इफेक्ट हो रहा है, डिमांड में अनलिमिटेड मींस नॉट डिफाइन, डिफाइन ही नहीं कर सकते, मतलब आप लाइन सीधा डिमांड का खींच दो। क्लियर है। मतलब चेंज ही मत करो भाई, क्योंकि आपका डिमांड रुक ही नहीं रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। क्लियर है। तो फर्स्ट लाइन मैंने खींच दिया यहाँ पे। अब सेकंड की बात करूं, प्राइस कम ज्यादा हुआ बट डिमांड क्या हो रहा है आपका,
कोई इफेक्ट नहीं है। तो डिमांड देखो, डिमांड की लाइन सेम रहेगी, प्राइस को मैं कम कर रहा हूं ज्यादा करो, बट आपका डिमांड कांस्टेंट है उस केस में, नो इफेक्ट ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड, कोई इफेक्ट नहीं है, तो वर्टिकल आपका लाइन आ जाएगा इस केस में। क्लियर। नेक्स्ट देखो डायग्राम के एग्जांपल के बेस पे आप डायग्राम मैच करना, देखना इधर प्राइस क्या बोला 10% कम हो रहा है, तो पहले मैंने प्राइस ड्रॉ कर दिया पी एंड क्यू पे, प्राइस को 10% कम लिया, 10% मीन्स नीचे आ गया मैं, तो क्वांटिटी डिमांड में भी 10% का इफेक्ट आ रहा है। मतलब ये जो आपका गैप रहेगा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी आप स्केल से लेना, वही सेम गैप इधर भी रखना, मतलब इक्वल चेंज रख रहे हो तो ध्यान देना ये आपका जो डिक्रीज एंड इंक्रीज होगा सेम गैप होना चाहिए आपका, ये आप माइंड में याद रखना। नेक्स्ट बात करूं, प्राइस आपका 10%, डिमांड आपका 25, तो एग्जांपल से ही समझ आ रहा है डायग्राम कैसा रहेगा आपका। प्राइस 10% मतलब ये जो प्राइस डिक्रीज हुआ है ये छोटा रहेगा, और क्वांटिटी डिमांड में जो इफेक्ट है ये आपका बड़ा रहेगा। एग्जांपल से समझ रहे हैं, प्राइस आपका 10% कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, ग्रेटर चेंज हो रहा है, तो आपका ज्यादा रहेगा। लास्ट की बात करूं, ऑपोजिट आप कर दो, प्राइस को आपको बड़ा रखना है, क्वांटिटी डिमांड को आपको छोटा रखना है। क्लियर है। तो डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम के बेस पे अपने को डिमांड कर्व डिसाइड करना, और डिमांड कर्व ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, मैच द पेयर में पूछा जाता है, कोरिलेशन में पूछा जाता है, तो डिमांड कर्व आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये दो डिमांड की बात करूंगा, तो देखो नाम देख के लग रहा है कि ये डायग्राम देख के लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन आपका गया है। क्लियर है। तो और ये जो लाइन गया है, ये इसको लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आपने सुना भी रहेगा भाई, स्ट्रेट लाइन रहता है इस फॉर्म में तो उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, इस फॉर्म में रहेगा तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो पैरेलल किसके हैं, एक्स एक्सिस के हैं। एंड इसकी अगर मैं बात करूं तो ये पैरेलल किसके दिख रही है आपको, वाई एक्सिस के दिख रही है। माइंड में याद रखना डायग्राम किस तरीके से दिख रहा है, ये आपका इस तरीके से आ रहा है, मींस ये एक्स एक्सिस के साथ में चल रहा है, तो आपको लिखोगे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है आपकी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिखोगे। एंड ये आपका क्या वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन किसके पैरेलल में दिख रही है आपको, वाई एक्सिस की पैरेलल में दिख रही है। अब ये इक्वल चेंज जहां पे होता है उसको, उस डिमांड कर्व को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का जो आपका डिमांड कर्व है वो कौन सा फॉर्म में है, डिमांड कर्व आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व में। लास्ट के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जहां पे बहुत कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे रिलेटिवली इलास्टिक की मैं बात करूं तो इनका जो डिमांड कर्व है वो फ्लैटर है। लास्ट हमारा जो है रिलेटिवली इन इलास्टिक का डिमांड कर्व हमारा क्या है, स्टीपर है। इसमें याद रखना फ्लैटर कहाँ पे होता है, जहां पे आपके प्राइस में छोटा चेंज होता है, उसके कंपेयर आप डिमांड का करोगे तो ज्यादा चेंजेस हो जाता है, मींस ग्रेटर चेंज हो जाता है। जहां पे आपका ईडी जो रहेगा मोर देन 1 रहता है, उस केस में जो आपका डिमांड कर बनेगा वो आपका क्या रहेगा, फ्लैटर रहेगा। नेक्स्ट स्टीपर लास्ट वाला जो आपका रहेगा उसमें अपोजिट उसका आप समझ लेना। तो ये मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शॉर्ट में मींस रेडी किया था आपको। कितने पॉइंट्स देखो, अगर आप जब इसको अपने नोट्स में देखते हो, नोट्स में जब देखो डायरेक्टली नोट्स जब आप यहाँ पे देखते हो तो इसी चीज को मैंने सिर्फ पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो पॉइंट्स देखो ना आप, कितने पॉइंट्स आपके पास हो जाते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 मेरा सबका देखो मीनिंग पार्ट मैंने ऐड कर दिया। पॉइंट नंबर 2 आपका ईडी सबका हो जाता है और एक्स्ट्रा भी ऐड रहेगा, इसमें मैंने एग्जांपल्स भी थोड़े से ऐड किए थे। एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल रहेगा, एंड एग्जांपल को सॉल्व भी करना है किस तरीके से, मैंने वहां पे लिखा भी है, सॉल्व भी किया है कि किस तरीके से आपका ईडी जो है ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, वो भी बताया यहाँ पे। 4 आपका डायग्राम रहेगा। 5th आपका क्या होता है, डिमांड कर्व हो जाता है। तो मतलब देखो ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये हो जाता है भाई, हर पॉइंट पे मींस परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक यूनिटरी, पांचों में क्या हो रहा है, 5-5 पॉइंट ऑलरेडी बन जा रहे हैं। तो मैंने बोला 5 नहीं तो एटलीस्ट 4 पॉइंट तो आपको लिखना है एग्जाम में, 4 पॉइंट, अगर ये 8 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर में आता है तो। और इसी में मैं बात कर लेता हूँ डिफाइन और एक्सप्लेन वाली पार्ट, क्योंकि मैंने बताया था वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं खींचना है। जो भी आपके मिडल में इस तरीके से 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं वो मैं ऑलरेडी यहीं पे कवर कर देने वाला हूँ। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड देखो मार्च 2017 में 2 मार्क्स में आपको रखा था, एक्सप्लेन करने के लिए बोला था मार्च 2017। तो मैंने बोला जब आप लॉन्ग आंसर की प्रिपरेशन किए तो देखो मैंने पॉइंट्स भी ऑलरेडी मेंशन कर दिया। कितना पॉइंट्स हमारा बन रहा है, 5। मैंने बताया डिफाइन और एक्सप्लेन में हमको कितना लिखना है, 4 पॉइंट्स लिखने के। तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आपको अब यहाँ पे एक्स्ट्रा कहीं कुछ से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आप क्या करोगे, यूनिटरी इलास्टिक ऑफ डिमांड का ऑलरेडी ये मींस 5 पॉइंट में से कोई भी 4 पॉइंट आप ऐड करो, ऑलरेडी 2 आउट ऑफ 2 मींस टोटल 2 मार्क्स मिलेगा। ऑलरेडी मैं लास्ट में मींस वीडियो के एंड में डिफाइन एक्सप्लेन जो भी इस टॉपिक पर पूछा ऑलरेडी एक एक करके वहां पे मेंशन कर दूंगा, कौन से ईयर में पूछा और उसका पिक भी नोट्स भी मींस आपको वहां पे ऐड कर दूंगा। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता भी दे रहा हूँ कि 2017 में रखा था और किस तरीके से आपको पॉइंट्स रेडी रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है। तो आपने अभी तक पढ़ा प्रीवियस क्वेश्चन, आपने क्या पढ़ा कि मेथड टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा, 5 टाइप्स आपके होते हैं वहां पे। तो उसमें देखा परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। बट आपका मेथड क्या, आप कौन से मेथड से सॉल्व करते हो, क्या मेथड्स दिया गया है? तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल ने टोटल 3 मेथड्स दिए गए हैं प्राइस इलास्टिसिटी फाइंड आउट करने के, मींस मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बोर्ड क्वेश्चन की बात कर लो तो मार्च 2014 एंड 17 2 टाइम मींस ये लॉन्ग आंसर में पूछा गया है मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे ध्यान देना, लॉन्ग आंसर में आपको तीनों मेथड नहीं पूछा गया था। मार्च 2014 की मैं बात करूं तो उसमें आपका मेंशन किया गया था रेशियो मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड, क्लियर है, मेथड मेंशन किया गया था। मार्च 2017 में आपका मेथड नहीं मेंशन था, उन्होंने क्लियर पूछा था एक्सप्लेन एनी 2 मेथड, तो वहां पे आपके पास ऑप्शन था एनी 2 बोले तो आप कोई भी 2 मेथड जो आपको इजी लगता है वो कर सकते हो। बट अगर आपका नाम मेंशन किया कि ये मेथड ही आपको एक्सप्लेन करने हैं तो पर्टिकुलर वही मेथड आपको वहां पे लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे हम लोग तीनों मेथड की बात करते हैं। अब आप शॉर्ट नोट्स में देखो कौन सा मेथड कौन से ईयर में आया है। तो फर्स्ट हमारा रेशियो मेथड है, अक्टूबर 14, 15, 18, जुलाई या अक्टूबर के एग्जाम जो भी थे उसमें इन्होंने कंटिन्यू 14, 15, 18 में पूछा है। टोटल एक्सपेंडिचर आपका कौन से मेथड में दिख रहा है, ईयर में दिख रहा है 2016 एंड 19 में दिख रहा है। ज्योमेट्रिक मेथड 2018 एंड 20 में दिख रहा है, मींस 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स में देखोगे वहां पे तो मार्च में रखे गए क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट में मैंने लिखा है रिवीजन वीडियो, तो काफी शॉर्ट में रखा है एंड ट्राई करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में। लास्ट में वीडियो के मैंने बता दिया कि जैसे आपका ये चैप्टर मींस क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लास्ट में आपको शॉर्ट किस तरीके से शॉर्ट नोट्स लिखना है, किस तरीके से लॉन्ग आंसर दिखाना है, वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा आपके सामने। तो फर्स्ट बात करते हैं मेथड की। तो मेथड पहला मैं बात करूंगा और रेशियो मेथड की बात करूंगा। तो रेशियो मेथड में पहले इसको डेवलप कौन किया है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही किया है। तीनों मेथड को डेवलप एक ही बंदे ने किया है। अब रेशियो मेथड का आपका नाम अलग अलग है, तो नाम भी आपको याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में हो सकता है आपको रेशियो मेथड ना बोले, दूसरा कोई नाम दे दे, तो आपको वो इसलिए याद रखना जरूरी है। तो रेशियो मेथड का आपके टॉपिक में कितना नाम दिया गया, 3 एक्स्ट्रा और नाम देके रखे गए, परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड या फिर अर्थमेटिक मेथड। कितने मेथड है ध्यान देना, रेशियो मेथड इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड अर्थमेटिक मेथड। क्लियर है। अब इस मेथड की मैं बात करूं तो ये सबसे सिंपल मेथड है, अगर मैं तीनों का कंपेयर करता हूं तो सबसे सिंपल मेथड ये है, क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो आप। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर द परसेंटेज चेंज इन डिमांड विद द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ और प्राइस में कितने परसेंटेज का चेंज हुआ, ये हम लोग कंपेयर करते हैं। कौन से मेथड में, रेशियो मेथड में। तो फॉर्मूला इसका क्या बन रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिया है, मींस एग्जांपल लिया है, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। जब आपकी प्राइस 200 थी तो आपका क्वांटिटी डिमांड आपको कितना दिख रहा है, 1000 दिख रहा है। जब आपका प्राइस 100 हो गया मींस कम हुआ, तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या दिख रहा है, इंक्रीज हुआ 1000 टू 1500। तो आपका ईडी फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ऑलरेडी आप फर्स्ट वीडियो में आपने देखा रहेगा। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू मल्टीप्लाई पी डिवाइड बाई डेल्टा पी। क्लियर है। तो डेल्टा क्यू का यहाँ पे क्या मतलब है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांड में कितने का चेंज हुआ है। तो कितना था आपका 1000 था, कितना हो गया 1500, मतलब 500 का चेंज हुआ। तो मैंने यहाँ लिख दिया 500। क्यों मीन्स होता है ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड, तो ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांड आपका कितना था 1000, तो 1000 मल्टीप्लाई पी, ओरिजिनल प्राइस आपका कितना है 200 डिवाइड बाय डेल्टा पी, चेंज इन प्राइस। मतलब सिंपल हो गया, डेल्टा जिधर लगता है उधर चेंज इन प्राइस, उसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस कितने का हो रहा है 100। तो कोई भी एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया और ये 2 0 कैंसिल किया, 5 into 2 कितना हो जाता है आपका 10,
10 डिवाइड बाई 10, तो ईडी आपका क्या आ गया 1। तो ईडी आपका 1 आता है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, उसको यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। क्लियर है। तो ये आपका रेशो मेथड सबसे छोटा मेथड भी है, सबसे इजी मेथड भी है। पहले तो इसको ध्यान में रखना कि दिया किसने था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। सेकंड इसका नाम क्या था, तो मैंने बताया परसेंटेज मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड एंड अरिथमेटिक मेथड। थर्ड इसमें हम लोग करते क्या, इसमें हम लोग कंपेयर करते कितने परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड में इफेक्ट आए, किसकी वजह से, चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेम, ऑलरेडी प्राइस इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला कॉपी हुआ है यहाँ पे। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक एग्जांपल लेना और बता देना कौन से टाइप का है, यूनिटरी, रिलेटिवली या फिर रिलेटिवली इनइलास्टिक का। अब हम लोग बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ये भी इजी मेथड है। इसका पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेम इसको डेवलप किसने किया था, अल्फ्रेड मार्शल ने किया था। इसका भी और नाम दिया गया आपके टॉपिक में, टोटल आउटले मेथड भी बोला जाता है, टोटल रेवेन्यू मेथड भी बोला जाता है। तो 3 नाम इसके टोटल है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल आउटले मेथड, टोटल रेवेन्यू मेथड। अब इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका इसमें नाम देखो आपको बता रहा है एक्सपेंडिचर, खर्चा, जो आपके खर्चे में चेंजेस हुआ वो हम लोग कंपेयर करेंगे। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस पे कितना खर्चा अपने को आता था उसका कंपेयर करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द न्यू प्राइस, जो न्यू प्राइस आपकी आई है उससे कंपेयर करेंगे। क्लियर है। अभी एग्जांपल देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। टोटल एक्सपेंडिचर मींस क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांड। जितना आपकी प्राइस रहेगी, जितना आपके प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड रहेगी, मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल आ जाएगा। अब एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 केस आपका दिख रहा है, यहाँ पे लिया ए, बी एंड सी। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, जब आपकी प्राइस कितना है 10 तो डिमांड कितना है 6, तो 10 मल्टीप्लाई 6 आपका कितना हो गया 60 हो गया। 20 तो डिमांड कितना 5, कॉमन सी बात है, जब प्राइस आपका बढ़ेगा तो डिमांड आपका लो हो जाएगा, तो लो हुआ तो कितना हो गया 100। अब इस केस में देखो ना, पहले जो टोटल आउटले था, टोटल एक्सपेंडिचर था वो कितना था 60, और अभी कितना आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 100। तो मतलब इस केस में देखो ना, आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ इंक्रीज हुआ, मतलब यहाँ पे जो ईडी है ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 कैसे पता चलेगा आपको, आप पहले देखो इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 60, अभी कितना हो गया 100। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो आपका डिमांड जो है ग्रेटर देन 1 हो जाता है, मतलब ये ईडी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब ये कौन सा केस हो गया, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड वाला केस हो गया। एग्जांपल 2 की बात करूंगे, सेम 30, 40, 50, 60 लिया, तो यहाँ पे 4, 3, 2, 1 लिया है। दोनों का मल्टीप्लाई 30 इंटू 4 करोगे 120 आएगा, 40 इंटू 3 करोगे 120 आएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी अपना ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 120, न्यू टोटल एक्सपेंडिचर कितना है अपना 120। मतलब यहाँ पे मैं ये बोल सकता दोनों सेम है, ओरिजिनल वाला भी सेम है, न्यू वाला भी सेम है, मतलब दोनों अपना सेम है, दोनों सेम है, तो मतलब ईडी क्या हो गया 1 हो गया, सेम रहेगा तो 1। तो 1 हुआ तो हमारा कौन सा टॉपिक हो गया, ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 50, 60, तो ये 2 1 है, तो 50 इंटू 10 200 हो गया, 60 इंटू 1 कितना हो गया आपका 60 हो गया। तो इस केस में देखो प्रीवियस में ओरिजिनल आपका क्या था, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल जो आपका एक्सपेंडिचर आया था कितना था 100, और न्यू जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आया वो कितना है 60, मतलब कम हो गया। कम होने का मतलब ये होता है भाई ईडी जो है लेस देन 1 है, तो मतलब ये रिलेटिवली इनइलास्टिक का केस है। जो आपको प्रेजेंट करना है, पहले तो देखो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे लिखा, एग्जांपल भी बता दिया, अब एग्जांपल को भी आपको एग्जाम में एक्सप्लेन करना है किस तरीके से, मैं ऑलरेडी यहाँ पे शो किया हूँ आपको, देख लो किस तरीके से उसको एग्जाम में बताना है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। लास्ट मेथड की बात करते हैं, और इंपॉर्टेंट मींस ज्योमेट्रिक मेथड, नाम ही बता रहे ज्योमेट्रिक, मतलब यहाँ पे ग्राफ वगैरह से कुछ तो रिलेटेड होने वाला है। अब इस मेथड को कॉमन है और डेवलप किसने किया था, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ही किया था। ज्योमेट्रिक मेथड का भी सेकंड नाम है पॉइंट मेथड, तो नाम ही इनका बता रहा है ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्री से रिलेटेड, या फिर पॉइंट मेथड, पॉइंट लेना है कुछ तो यहाँ पे हमको। अब इसमें क्या हो गया कि ये 2 मेथड में इन्होंने मैथ्स 1 का यूज किया, मतलब मैथ्स में कुछ तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, और ये लोग इलास्टिसिटी डिसाइड कर रहे हैं। बट इस मेथड में क्या करेंगे, हम लोग एक पॉइंट डिसाइड करेंगे। पॉइंट कहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट डिसाइड करेंगे डिमांड करके, और उसके बेस पे हमारा डिमांड जो भी डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वो हम लोग पता करेंगे। अब ये इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखो हर तीनों में फॉर्मूला देखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉमन चीज लिख दिया, फॉर्मूला फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का। क्लियर है। फॉर्मूले की बात करूं तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, लोअर सेगमेंट, फॉर्मूला आपका क्या है L अपॉन यू, मींस L मींस क्या हो रहा है आपका, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर बिलो द गिवन पॉइंट। जो मैंने पॉइंट लिया है उसका लोअर जो भी सेगमेंट रहेगा उसकी मैं बात करूंगा, डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, मतलब लोअर सेगमेंट, पॉइंट के लोअर सेगमेंट को डिवाइड करूंगा अपर वाले से।
आपका आंसर आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूंगा, टॉपिक्स की बात करूंगा। अब इसमें दो टॉपिक है, मींस ए एंड बी। तो फर्स्ट मैं ए की बात करूंगा। तो ए में मैंने क्या किया, देखो डायग्राम देखना आपको, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी। जो सेगमेंट है हमारा टोटल ए बी, और ए बी को उसको मैंने लेट कर दिया कि इसका जो लेंथ है कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना टोटल 8, मतलब ये वाला पार्ट हमारा कितना है, 2 2 2 एंड 2। टोटल देखो ना, 2 2 2 2, मीन्स दो के पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे P निकालना है, P की पहले मैं बात करता हूँ, तो फॉर्मूला क्या है मेरा, लोअर डिवाइड बाय अपर। लोअर, P से लोअर क्या दिख रहा है आपको, PB दिख रहा है, PB। अपर क्या दिख रहा है, डिवाइड करो, PA दिख रहा है, PA। तो PB की जो लेंथ है वो कितना है, 2 + 2 4 है। PA का लेंथ कितना है, 2 + 2 कितना है, 4 है। तो 4 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा, 1। मतलब ये 1 वाला केस हमारा क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। फॉर्मूला ध्यान देना, लोअर डिवाइड बाय अपर हो जाएगा। क्लियर है। P1 की बात करूं, ध्यान देना, P1, तो P1 फॉर्मूला क्या है मेरा, लोअर। तो लोअर आपको क्या दिख रहा है, P1B दिख रहा है, P1B दिख रहा है। तो P1B डिवाइड बाय अपर, अपर क्या है, P1A है, P1A। तो P1B में देखो ना आप, कितना इसका लेंथ कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 डिवाइड बाय P1A, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6। 6 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 0.333 आ रहा है आपका। मतलब यहाँ पे जो ED है लेस देन 1 है, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ P2 की बात करता हूँ। तो P2 के केस में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, लोअर। लोअर में आपका क्या आ गया, P2B डिवाइड बाय P2A। अपर क्या आ गया, P2A। तब यहाँ पे अपोजिट हो गया उसका, 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और अपर में कितना है, 2 है, 2। तो डिवाइड किया, आपके ऊपर आ गया 3 आ गया। 4 एंड 5 सिंपल है। 4 में क्या दिखा दिया मैंने, अपर सेगमेंट 0 है, मतलब ये वाला सेगमेंट आपका क्या दिख रहा है, 0। क्लियर हो गया ना, अपर सेगमेंट 0 हो गया। यहाँ पे लोअर सेगमेंट आपका 0 हो जाता है। 5th वाले केस में लोअर सेगमेंट आपका 0 है, तो ED इस केस में क्या हो जाता है, 0। और यहाँ पे ED इस केस में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। तो ये तो हो गया जिसपे आपका मीन्स लीनियर कर्व रहेगा, मीन्स एक ही लाइन में दिखेगा। अब बोले अगर लीनियर नहीं रहेगा तो किस फॉर्म में करोगे, किस तरीके से आप सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे देखो DD आपको किस फॉर्म में दिख रहा है, DD देखा, तो DD जब इस फॉर्म में दिखेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट डिसाइड करके पहले एक सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे AB। तो मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, AB सेगमेंट ड्रॉ किया, और जो यहाँ पे पॉइंट था उसको मैंने इस तरीके से प्राइस एंड क्वांटिटी से के डिमांड कर्व से, मीन्स कर्व से लाके मिला दिया मैंने यहाँ पे P एंड Q का। अब यहाँ पे सिंपल सा बनता है। अब देखो मैंने यहाँ पे भी वही किया, पॉइंट मेथड है, नाम ही बोला गया, तो मैंने यहाँ पे भी वही किया, क्या पॉइंट एक डिसाइड कर दिया। पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे E के पास दिख रहा है, पॉइंट डिसाइड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर सेम फॉर्मूला क्या था हमारा, लोअर डिवाइड बाय अपर। मतलब अगर EB डिवाइड बाय EA है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि जितना इधर दिख रहा है आपको उतना ही सेम वो भी दिख रहा है। क्लियर है। EB इक्वल है अगर EA के, तो ये हमारा मतलब अगर इक्वल है 1 आया तो हमारा इस केस में भी सेम पॉसिबल है, यूनिटरी इलास्टिक अगर 1 आया तो। लेकिन सेम आगे प्रॉब्लम, अगर आपका EB जो है वो EA से ज्यादा है, या दूसरा लास्ट केस हो सकता है EB जो है वो EA से कम हो सकता है। मतलब 3 ही केस हो सकता है, या तो ये इक्वल रहेगा, या तो इक्वल रहेगा, इक्वल हो सकता है, या तो ग्रेटर देन हो सकता है, या तो लेस देन हो सकता है। ग्रेटर देन होएगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा, और ग्रेटर लेस देन हो जाएगा तो रिलेटिवली इन इलास्टिक हो जाएगा। मतलब इस केस में भी 3 चीज पॉसिबल है कि अगर लीनियर नहीं रहेगा तो आपको किस तरीके से करना है। तो पहले आप सेगमेंट खींच देना, AB ड्रॉ करो, AB ड्रॉ करने के बाद पॉइंट डिसाइड करने के बाद अब इस तरीके से 3 कंडीशंस आपको मिलने वाली है। तो ये आपका रिवीजन वाला टॉपिक था। तो रिवीजन में देखो मैंने यहाँ पे इजी के लिए किया है, फर्स्ट पॉइंट आपको डेवलप किसने किया वो बताना है, सेकंड इसका सेकंड नाम और भी नाम है तो वो क्या है, थर्ड इस मेथड में हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो तीनों मेथड में देखो क्या क्या चीजें होता। इसमें तो हम लोग कंपेयर करते थे डिमांड का, कितने क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस हुआ है, किसकी वजह से प्राइस में कितना का चेंजेस हुआ है। इसमें हम लोग ने क्या किया, टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर किया ओरिजिनल वाले को न्यू वाले के साथ। इसमें क्या किया, डिमांड करके एक पॉइंट लेके हम लोग ने उस तरीके से इलास्टिसिटी डिसाइड किया। उसके देन नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, सबका एग्जांपल्स यहाँ पे देखा। आई होप आपको ये वाला वीडियो क्या हो गया,
क्लियर हो। और ऑलरेडी मैंने बता दिया कौन से ईयर में किस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक क्लियर पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट हो जाता है क्लियर, मतलब ये चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने कर दिए, कवर कर दिए। तो नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, नेक्स्ट आपको वो पार्ट का मीन्स वो चैप्टर का वीडियो आपका रिवीजन में मिल जाएगा। और हमारा सेकंड चैनल है एचएससी कॉमर्स, वो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहां पे हम लोग डिटेल में सिर्फ एचएससी के ही वीडियो अपलोड करते हैं, मैथमेटिक्स से लेके अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स का ऑल वीडियो वहां पे डिटेल में डिस्कस किया जाता है। थैंक यू सो मच।